और दुर्भाग्य भारत का है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला देश हमारा ही है। अगर आप अमेरिका में जाएं और अमेरिका में यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करें, यूनिट माने अमेरिका का आदमी $1 कमाता है तो 1 यूनिट मान लीजिए, और भारत का आदमी ₹1 कमाता है तो 1 यूनिट मान लीजिए। तो अमेरिका में 5000 यूनिट कमाने वाला आदमी जितने ऐशो आराम की जिंदगी बिताता है, उतना भारत में 5000 यूनिट कमाने वाला आदमी नहीं बिता सकता। अमेरिका में 5000 यूनिट कमाने वाला आदमी कार मेंटेन करता है, मोबाइल फोन मेंटेन करता है, टेलीविजन मेंटेन करता है, रेफ्रिजरेटर मेंटेन करता है, अच्छा फर्निश्ड फ्लैट मेंटेन करता है, सिनेमा जा सकता है महीने में 3-4 बार, कपड़े लॉन्ड्री में धुलवा सकता है, प्रेस करवा सकता है, अच्छे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, ये सारे मजे ले सकता है, ऊपर से इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकता है 5000 यूनिट कमाने वाला। और हिंदुस्तान में 5000 यूनिट कमाने वाला बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकता है, बीवी बीमार पड़ गई तो बिना कर्जे के इलाज नहीं करा सकता है, कहीं न कहीं से कर्ज लेके इलाज कराना पड़ता है। और कभी कोई आफत आ जाए महीने में तो हाथ पांव खुल जाते हैं कि मैं व्यवस्था कहां से करूं। अमेरिका में क्या है, टैक्स का रेट हिंदुस्तान की तुलना में बहुत कम है, और वो टैक्स रेट कम होने का कारण है कि हिंदुस्तान में जो पेट्रोल इस समय 40-41 रुपए लीटर है, वही पेट्रोल अमेरिका में ₹11.25 लीटर है। हिंदुस्तान में जो डीजल 30-32 रुपए लीटर है, वो अमेरिका में 8.5-9 रुपए लीटर है। हिंदुस्तान में जो एलपीजी गैस का सिलेंडर 300 रुपए का है, अमेरिका में वो 40-42 रुपए के आसपास है। डॉलर रुपए का एक्सचेंज रेट निकालने की बात बोल रहा हूं। हिंदुस्तान से अमेरिका जाना और अमेरिका से हिंदुस्तान वापस आना जितने में होता है, अमेरिका से हिंदुस्तान आना और वापस अमेरिका जाना उसके 1/10 में हो जाता है। तो अमेरिका इतना सस्ता है, खाना तो इतना सस्ता उस देश में है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कारण क्या है, टैक्सेस बहुत कम है, और अमेरिका से भी कम टैक्सेस यूरोप में है। यूरोप में एक तो देश है अद्भुत, स्विट्जरलैंड, जहां मैंने कहा ना एक ही टैक्स है, बाकी कोई टैक्स ही नहीं। और आज स्विट्जरलैंड के बारे में दुनिया के लोग कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे अमीर देश है पर कैपिटा इनकम में हर तरह से। कारण क्या है, टैक्स जितने कम है समाज उतना समृद्धशाली है, टैक्स जितने ज्यादा है समाज उतना भिखारी है। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स हमारी सरकार लेती जाए, हम भिखारी होते चले जाएं, सरकार अमीर होती जाए, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं। हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी। दुर्भाग्य से अंग्रेजों के आने से पहले एक ही राजा था जो हमेशा ये सोचता रहता था जनता से ज्यादा टैक्स लो, उसके अलावा कोई दूसरा राजा नहीं था। उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब की हमेशा दिली इच्छा ये रहती थी कि जनता से ज्यादा टैक्स लिया जाए, तो नए नए टैक्स लगाने की सोचता रहता। औरंगजेब के मुकाबले कोई राजा नहीं हुआ मुगल काल में भी जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने के चक्कर में हो। और मुगल काल के पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इस देश में राजाओं ने ज्यादा कभी टैक्स लिया भी हो। अंग्रेज आए तो उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया, और अंग्रेजों ने इतना ज्यादा टैक्स लिया है इस देश से कि आज तक ये देश अंग्रेजों के जाने के बाद खड़ा नहीं हो पाया। कैसे कैसे अंग्रेज टैक्स लेते थे इस देश में, और कैसे कैसे इस देश को चूसते रहे हैं। 10-15 मिनट में आपको बहुत सेंसिटिव कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने लाया हूं। अंग्रेजों के टैक्स सिस्टम कैसे थे हिंदुस्तान, किस तरह से टैक्स वसूला करते थे, और उनकी थ्योरी क्या थी, उनकी फिलॉसफी क्या थी। उनकी सबसे बड़ी फिलॉसफी थी कि जनता के पास सिर्फ इतना ही पैसा रहना चाहिए जितने में वो जिंदा रह सके, सिर्फ जिंदा रहे। एक अंग्रेजी में शब्द होता है मियर सब्सिस्टेंस, माने सिर्फ जिंदा रहने लायक लोगों के हाथ में पैसा रहे, इतना ही लोगों को होना चाहिए, बाकी सब टैक्स में ले लेना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सारा सिस्टम बनाया। दुर्भाग्य से वो सिस्टम आज तक चल रहा है। आज की भी सरकार हमारी यही सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लोगों से ले लो, छोड़ो मत उनके पास। इसका मतलब क्या है, अंग्रेज तो ये इसलिए करते थे कि भारत को कमजोर बनाना, भारत को कमजोर बनाना, भारत की जनता को कमजोर बनाना। जनता को कमजोर बनाने का सिंपल फॉर्मूला है ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलो,
जनता कमजोर होती जाएगी, राज्य मजबूत होता जाएगा, तो जनता राज्य पर निर्भर हो जाएगी, तो राज्य जैसे कहेगा वैसे जनता चलेगी, जितने दिन गुलामी चाहेंगे उतने दिन रहेगी भारत। ये फिलॉसफी पे वो काम करते। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमारे देश में काले अंग्रेज आए हैं, काले अंग्रेज माने ये मनमोहन सिंह, चिदम्बरम और ये अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जितने भी सत्ता में है, इन सबको मैं काला अंग्रेज कहता हूँ। इनकी हर समय एक ही कोशिश है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लो, ज्यादा से ज्यादा, जनता के पास कुछ मत छोड़ो, सब लेते हो, कहीं भी थोड़ा हिस्सा बचा हो वहीं से टैक्स ले। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या जनता दल, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्या बीएसपी, क्या सब राजनीतिक पार्टियां जहां जहां शासन में है, हर जगह उनका एक ही पॉलिसी है, जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स, ज्यादा से ज्यादा टैक्स। यही अंग्रेजों की पॉलिसी थी, ज्यादा से ज्यादा। आज हिंदुस्तान दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली देश है, जहां पर कैपिटा टैक्स हाईएस्ट पर कैपिटा टैक्स हिंदुस्तान में इस समय 7,860 रुपए के आसपास है। अगर इसको डॉलर कैलकुलेशन करें, यूरो डॉलर कैलकुलेशन करें, ड्यूश मार्क या कोई भी दूसरी करेंसी में कैलकुलेशन करें, ये हाईएस्ट है पूरी दुनिया। और लोएस्ट टैक्स दुनिया में पर कैपिटा लोएस्ट टैक्स जिस देश में है वो स्विट्जरलैंड है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा। अब अगर कैलकुलेशन करें तो जहां लोएस्ट टैक्स है, सबसे कम टैक्स है, वहां का आदमी सबसे ज्यादा अमीर है, और दुनिया में जहां सबसे ज्यादा टैक्स है वहां का आदमी सबसे ज्यादा गरीब। तो गरीबी का सीधा हिसाब ये है, आप जितना ज्यादा टैक्स भरेंगे गरीबी उतनी बढ़ेगी, जितना कम टैक्स भरेंगे पैसा उतना ज्यादा समाज में बचेगा, समृद्धि समाज की बढ़ेगी। तो अगर समाज को समृद्धशाली बनाना है, भारत को समृद्धशाली बनाना है, तो सरकार को दिया जाने वाला टैक्स कम से कम होना चाहिए, और अगर सरकार को दिया जाने वाला टैक्स अधिक से अधिक है तो समाज गरीब होने ही वाला है। वैसे भी टैक्स कुछ कम नहीं है हमारे यहाँ, मैंने आपसे कहा इंडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस सब मिला दे तो 43 तरह के हैं। अब उसमें एक और जुड़ जाए 44वां वैट, तो वो अत्याचार ही है। अंग्रेजों ने कुछ ऐसे ही किया था। कैसे कैसे किया था, कुछ 8-10 में स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ। आप अगर पीछे बैठे हुए लोग हैं तो थोड़ा आगे आकर बैठिए। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आज ये देश क्या दिशा में जा रहा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो स्लाइड्स हैं, आप जो चाहे इधर बैठ जाएं, जो चाहे इधर बैठ जाएं। इसमें जो स्लाइड्स हैं वो अंग्रेजों की संसद से निकाली गई है। अंग्रेजों की संसद से निकाले गए दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई है। अंग्रेजों की संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में हिंदुस्तान के बारे में जितने फैसले हुए उनमें टैक्स के भी फैसले हुए। कब कितना टैक्स लेना है, कितना बढ़ाना है, कितना और बढ़ाना है, तो ये सब टैक्स के जो फैसले उन्होंने किए हैं उनसे संबंधित हैं। मेरे नहीं बल्कि हमारे एक गुरु हैं, उनका नाम है श्री धर्मपाल। 40 साल वो इस विषय पर शोध करते रहे, इसी विषय पर कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे कैसे लूटा, कैसे कैसे बर्बाद किया। और उस शोध को करने के लिए उन्होंने जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं लंदन की पार्लियामेंट से, हाउस ऑफ कॉमन से और उनके हाउस ऑफ लॉर्ड से, उनमें से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने जाता हूं। इनको दिखाइए, मुझे मालूम। नेक्स्ट, इसमें एक एक डॉक्यूमेंट की एक एक स्लाइड है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको उसका अर्थ भी सुनना है। नेक्स्ट, हाँ देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड, IOR इस पे लिखा हुआ है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में एक सेक्शन है, उसका नाम है इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड। वहां भारत से संबंधित सारे दस्तावेज हैं। उनमें से ये एक दस्तावेज है फ्री ब्रिटिश लैंड राइट्स इन इंडिया, माने अंग्रेजों से आने से पहले तक भूमि के अधिकार भारत में कैसे होते थे। अंग्रेजों से आने से पहले जमीन किसकी मिल्कियत होती थी, जमीन किसकी संपत्ति होती थी, ये दस्तावेज बताता है। ये
अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था। जब आए थे अंग्रेज हिंदुस्तान में तो उन्होंने 100 साल तक बहुत तरह के सर्वे कराए। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जब से शुरू हुआ तब से लेकर और 1757 तक बहुत तरह के सर्वे कराए अंग्रेजों। तो ऐसा ही एक लैंड सर्वे हुआ था। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में जमीन किसकी है, मिल्कियत किसकी है, संपत्ति किसकी है। अंग्रेजों ने ये सारे सर्वे क्यों कराए थे? ये जानने के लिए कि भारत कैसे चलता। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि भारत कैसे चलता है तो उसको तोड़ना कैसे है वो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं सवेरे कह रहा था ना, गैस करार अगर समझ में आए तो इसमें से बाहर कैसे निकलना ये समझ में आएगा। तो भारतीय समाज को अगर तोड़ना है, बर्बाद करना है, ये समझना हो तो भारत चल कैसे रहा है ये समझ लें तो तोड़ना समझ में आए। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो अंग्रेजों की संसद में रखा हुआ है, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड में है, प्री ब्रिटिश लैंड राइट्स इन इंडिया। एक अंग्रेज अधिकारी है, मैंने आपसे कहा ब्यूफो करके, वो सर्वे कर रहा है भारत में और उसने करीब 20-22 साल सर्वे किया। घूम घूम के गांव में वो बता रहा है। तो उसकी रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, एक पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट्स को ये बहुत लंबा है। एक पैराग्राफ में वो कहता है कि सनातन काल से भारत की जमीन जोतने वालों के हाथ में है। सनातन काल से माने जो हल चला रहा है वो जमीन का मालिक है, अर्थात किसान इस देश में जमीन का मालिक है, मिल्कियत किसान की है। इसी रिपोर्ट में वो आगे कहता है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों ने अपनी जमीन गांव को दे दिया है। कुछ गांव, सब में नहीं, कुछ गांव क्या करने के लिए? उस जमीन पर जो भी उत्पादन होगा वो गांव के काम आएगा, उस व्यक्ति के नहीं, गांव के। गांव के काम कैसे आएगा? जैसे जमीन जो गांव को दान दी गई है उस पर उत्पादन होगा तो उसमें से गेहूं पैदा होगा, वो गेहूं से गुरुकुल चलाए जाएंगे, स्कूल चलाए जाएंगे, वैद्य जी का खर्चा निकलेगा, जानवरों के लिए घास चारा उस जमीन पर पैदा होगा। तो ऐसी कुछ जमीनें गांवों में छोड़ रखी हैं किसानों ने, वो दान दी हुई है, लेकिन जमीनें वो किसानों की है, गांव की नहीं है। ये हम कहते हैं ना ग्राम पंचायत की जमीन है, ग्राम पंचायत कहां से लाई उसको? आसमान में से। ग्राम पंचायत की कोई जमीन नहीं है, गांव ने ग्राम पंचायत को दान में दे दी है, तो उस दिन से कहा जाने लगा कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है। ऐसे ही आपने सुना होगा बहुत सारे गांव में गोचर की जमीन है, गोचर। तो गोचर भूमि कहां से आई? किसानों ने छोड़ दिया गाय के लिए, तो वो गोचर की जमीन हो गई ग्राम पंचायत। मूल रूप से जमीन जो है भारत में किसानों की रही है, जो जोतते रहे हैं। ये अंग्रेज अधिकारी कह रहा है। प्री ब्रिटिश लैंड राइट्स भारत में वो किसानों के पास है, फार्मर्स के पास है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अभी नहीं, ये छोड़ दीजिए, ये 3 स्लाइड लगातार छोड़ दीजिए, ये बाद में काम आएंगे। ये ब्रिटेन के बाद नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए, ये बात समझ में आई। अंग्रेजों का सर्वे बता रहा है कि हिंदुस्तान में जमीन सनातन काल से किसानों की रही है। अब अंग्रेजों की संसद में ये रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट आई तो इस पर बहस हुई है और ये बहस सन 1812 में हुई है। 1812 में लंदन की पार्लियामेंट में बहस हो रही है और इसी विषय पर हो रही है कि चूंकि हिंदुस्तान की जमीन उनके किसानों की है, उनकी मिल्कियत है, तो अब हमें हिंदुस्तान को तोड़ना है, तो किसानों को बर्बाद करना है। तो क्या करना है? तो संसद में प्रस्ताव पारित हुआ 1812 में कि ये जमीन किसानों से छीन ली जाए और उनकी मिल्कियत जमीन पर समाप्त कर दी जाए और किसानों को किसानों की जमीन पर किराएदार बना दिया जाए और इसके लिए कानून बनाया जाए। तो ब्रिटेन में जब ये बहस हो रही है और प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसका टाइटल है प्रस्ताव का, इंडियन पीजेंट कुड एस्टेब्लिश नो मोर राइट ऑन लैंड देन ए टेनेंट इन इंग्लैंड। इंडियन पीजेंट माने भारत का किसान अपनी जमीन पर इससे ज्यादा कोई अधिकार नहीं रख सकता है जितना इंग्लैंड का एक किराएदार रखता है। इंग्लैंड में क्या होता है ये समझ लीजिए जरा। भारत में जब सनातन काल से जमीन किसानों की रही है, उसी समय में इंग्लैंड में जमीन राजा की रही है। सनातन काल राजा जब से हुआ है, जमीन उसकी है, वो किसानों को जमीन पर खेती करने का अधिकार देता है, बदले में उनसे
हर्जाना लेता है, मेहनताना लेता है। जमीन राजा की है, किसान उस पर किराएदार की हैसियत से काम करते हैं। इंग्लैंड की ये व्यवस्था है। इंग्लैंड में जमीन के मालिक बहुत कम लोग होते हैं और जो होते हैं उनको लैंडलॉर्ड कहा जाता है, जमींदार। वो बहुत ही थोड़े हैं, समाज में शायद 1%। भारत में हर व्यक्ति लैंडलॉर्ड है, क्योंकि यहाँ तो जमीन का मालिक किसान ही है। वहां तो लैंडलॉर्ड बहुत थोड़े से हैं, तो राजा है उसके पास पूरी जमीन। तो ये संसद कह रही है इंग्लैंड की कि भारत में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि भारत का हर किसान इंग्लैंड में जैसे किराएदार रहता है वैसी स्थिति में आ जाए। तो ये प्रस्ताव 1812 में पारित हुआ। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। आपने सुना? और दुर्भाग्य से ये कानून अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस देश में चल रहा है। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट उन्होंने बनाया क्या करने के लिए? जमीन छीनने के लिए। लैंड एक्वायर करो किनसे? जो जमीन के मालिक हैं। तो कानून लगा के जमीन छीनना शुरू किया अंग्रेजों। और जब कानून बना के जमीन छीनना अंग्रेजों ने शुरू किया, तभी अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह पर लड़ाइयां हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से जो युद्ध है वो इसी सवाल पर है। या उदयपुर के महाराणा, जोधपुर के राजा, जैसलमेर के राजा, इनका जो युद्ध है अंग्रेजों से वो यही जमीन के अधिकार पर। दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में हर जगह अंग्रेज जमीन छीन रहे हैं। और जमीन छीनने वाले जो सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी रहे हैं उनमें से एक है डलहौजी। डलहौजी ने ये कानून बनवाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट। और वो ये कह रहा है कि भारत के किसानों को किराएदार की हैसियत में ले आओ, जमीन की मिल्कियत सरकार की हो, वो हमारी दया पर खेत में काम करे। तो क्या होगा? ये भारतीय समाज पूरा टूट जाएगा। तो उन्होंने एक कानून बनाकर पूरे समाज की जड़ काट दी, लैंड एक्विजिशन एक्ट। और जिस दिन से ये कानून बना उस दिन से सारी जमीन किसानों के हाथ से निकलकर सरकार के हाथ में जाने लगी। आज आप जानते हैं हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जमीन भारत सरकार के कब्जे में है, जो अंग्रेजों की सरकार देकर गई है। सबसे ज्यादा जमीन भारत सरकार के कब्जे। और जगह जगह लिखा रहता ना ये सरकारी संपत्ति है, अनाधिकृत प्रवेश ना करे, लिखा रहता है जगह जगह। वो वास्तव में लोगों की संपत्ति है जो सरकार ने छीन ली है। सरकार क्या आसमान में से जमीन बना के लाई? जमीन लोगों की है। जगह जगह लिखा रहता है ना ये रेलवे की संपत्ति है, कृपया इसका एनेक्टिंग ना करें, छीनना। रेलवे कहां से लाई है संपत्ति? किसानों की जमीन है वो। सरकार ने छीनी, रेलवे को दे दी, रेलवे ने उसको पटरियां बिछा दिया, पटरियां बिछ गई तो संपत्ति रेलवे की हो गई। सरकार ने जमीन छीनी, सड़क बना दिया, सड़क बना दिया तो संपत्ति सरकार की हो गई। तो ऐसे जमीनें छीनी गई है इस देश। तो पहले अंग्रेजों ने सर्वे करा लिया कैसी है जमीन, किसकी संपत्ति है, पता चल गया सनातन काल से किसानों की है। तो उन्होंने कहा यही चोट करो, तो किसानों से छीनकर सरकार के हाथ में देना शुरू किया। उसी दिन से हिंदुस्तान बर्बाद होना शुरू हुआ। अंग्रेजों से पहले मुगल जितने भी राजा आए किसी ने किसानों की जमीन नहीं छीनी। जमीन से उगने वाले वस्तु से थोड़ा टैक्स लिया, जमीन कभी नहीं छीनी किसी। अंग्रेजों ने तो सीधे जमीन ही छीन लिया इस देश के किसानों को। और 1-2 एकड़ नहीं, लाखों करोड़ों एकड़। वो जमीन फिर धीरे धीरे जंगल अंग्रेजों के हो गए, सरकार के हो गए। आज जितने भी जंगल है ना सरकार की संपत्ति है। क्या सरकार ने लगाए हैं ये जंगल? जितनी भी नदियां हैं वो सरकार की संपत्ति है। क्या नदियां सरकार ने बनाई है हिंदुस्तान में? जितने भी तालाब है सरकार की संपत्ति है। क्या तालाब सरकार ने बांधे हैं इस देश में? जितनी भी कच्ची सड़कें हैं वो सब सरकार की संपत्ति है। कच्ची सड़कें सरकार ने बनाई है, किसानों ने बनाई। तो ये जो सरकारी संपत्ति आज इस्तेमाल होता है शब्द, ये अंग्रेजों द्वारा दिए गए एक कानून का दुष्परिणाम है। तो वो कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट। और दुख इस बात का है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए तो ये कानून चला जाना चाहिए था। वो कानून आज तक इस देश में चल रहा है और इतना ज्यादा ड्रैकोनियन है वो कानून कि जिस दिन सरकार चाहे आपकी जमीन छीन सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते सरकार।
और अंग्रेज ऐसी व्यवस्था करके गए हैं कि इस कानून को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लैंड एक्विजिशन एक्ट को। अगर मान लीजिए कल को छत्तीसगढ़ की सरकार ये फैसला करे कि ये अग्रसेन भवन में दारू का एक कारखाना बनेगा, तो अग्रसेन भवन जिनके हाथ में है वो उन्हें देना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट। दारू का कारखाना पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है उनके परिभाषा में। तो यहाँ दारू का कारखाना बनेगा तो इसको तोड़ के सरकार दारू का कारखाना बनाएगी। आप कितना भी विरोध करिए, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप अदालत में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कर दीजिए, केस हार जाएंगे आप। लैंड एक्विजिशन के सभी केस जनता हारती है, क्योंकि कानून ऐसा बना। और सरकार का इंटरेस्ट क्या है? दारू बने, बिके, तो दारू बेचने वालों से चुनाव में चंदा मिले, ये उनका सीधा इंटरेस्ट। उसको वो पब्लिक इंटरेस्ट बना देते हैं। तो दारू के कारखाने यहाँ खुल सकते हैं, जुए का अड्डा यहाँ बन सकता है, रशिया घर सरकार यहाँ खुलवा सकती है, कुछ भी यहाँ लॉटरी घर चलवा सकती है। ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार आपकी जमीन कभी भी छीन सकती है और आपको देनी पड़ेगी। गांव के गांव खाली कर लिए जाते हैं। आजकल हो रहा है ना, आप परेशान है, स्पॉन्ज आयरन की जगह जगह फैक्ट्रियां लग रही हैं, जबरदस्ती जमीनें छीनी जा रही हैं, किसान न देने को तैयार हो तो भी देना पड़ रहा है, क्योंकि विकास के नाम। तो अंग्रेज तय करके गए हैं कि विकास यही होता है जो सरकार करती है, जनता करे वो विकास नहीं होता। जनता अगर किसी जमीन पर चावल पैदा करती है, गेहूं पैदा करती है, देश को खिलाती है, ये विकास नहीं है। चावल गेहूं बंद करके वहां दारू बनाना शुरू हो जाए तो विकास हो गया है। तो ये परिभाषा तय हुई 1812 से। दुर्भाग्य से 2005 में भी यही कानून चल रहा है। तो जब तक जमीन की मिल्कियत इस देश में किसानों को वापस नहीं दी जाती, तब तक नक्सलवादी आंदोलन को इस देश में कोई खत्म नहीं कर सकता। हर सरकार परेशान है, नक्सलवादी यही सवाल उठा रहा है। बस इतना फर्क है कि मैं उसको सभ्य भाषा में कह रहा हूं, वो उसी सवाल को हल करने के लिए ऊपर से गर्दनें काट रहे हैं। वो यही सवाल उठा है। वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों से पहले सारी जमीनें किसानों की थी, तो अंग्रेजों के जाने के बाद वो वापस मिलनी चाहिए किसानों को। वो आज तक वापस नहीं मिल रही है, इसलिए वो आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन में वो अधिकारियों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। मैं सभ्य भाषा में कह रहा हूँ, बात वही है। और इतना ही अंतर है कि वो ये दस्तावेज नहीं दिखा पाते, लेकिन सबसे वो कह रहे हैं दस्तावेज यही है जिसके आधार पर हिंदुस्तान की जमीनें छीनी गई। ये एक दस्तावेज है। ऐसे ही अब देखिए इसके आगे, ए कॉन्क्वेस्ट कन्वेज द राइट ऑफ चेंजिंग इंस्टीट्यूशन। ये एक अंग्रेज है, फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। ये अंग्रेज है, 1776 में हिंदुस्तान का बड़ा भारी अधिकारी है। जैसे गवर्नर रैंक के अधिकारी होते हैं ना, वैसा फिलिप फ्रांसिस। ये बता रहा है कि एक बार हम किसी देश को जीत लें तो उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाती है। तो हमने भारत को जीत लिया, अब भारत की सारी संपत्ति हमारी है, हम जैसा चाहें वैसा करें। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाने का जो तर्क है वो फिलिप फ्रांसिस ने दिया है कि हमने चूंकि भारत को जीत लिया है, भारत का सब कुछ हमारा है, हम जैसे चाहें वैसा उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब जरा कल्पना करिए कि इंग्लैंड की तो ये तर्क है कि हमने जिस देश को जीत लिया उसकी सारी संपत्ति हमारी है। भारत में क्या तर्क रहा है? भारत में ये तर्क रहा है कि भारत में भी पहले चक्रवर्ती राजा हुए, ठीक है, राम भी चक्रवर्ती हुए, भरत भी चक्रवर्ती हुए, अशोक भी चक्रवर्ती हुआ, हर्षवर्धन भी चक्रवर्ती हुआ। तो भारत में ये रहा है कि चक्रवर्ती राजाओं ने किसी को अगर जीत लिया तो जीतने के बाद वो राज्य वापस उसको दे दिया कि तुम ही चलाओ मेरे नाम से, माने वो लेके नहीं गए अपने साथ। हमारे यहाँ चक्रवर्ती राजा भी राज्य जीतने के बाद संपत्ति का अधिकारी नहीं है, वो वापस संपत्ति उसको दे देता है। बस वो कहता मेरा रिकॉग्निशन कर लो तो कि चक्रवर्ती तो मैं हूं, तुम मेरे नीचे हो, बाकी कुछ लेके नहीं जाता हूं। तो भारत में जो राजा है वो इस तरह के हैं और इंग्लैंड के जो राजा हैं वो सब कुछ छीन लेने वाले हैं। तो हमारे यहाँ भी थोड़े दिन राजाशाही रही है, इंग्लैंड में भी रही। दोनों में अंतर क्या है वो समझना है। हमारा चक्रवर्ती राजा किसी को भी जीत लेने के बाद उसको मारता नहीं, खत्म करता नहीं, उसकी संपत्ति अपने कब्जे में लेता नहीं, वापस उसको दे देता है राज्य करने के लिए। राम ने लंका जीती, क्या उसको अयोध्या में मिलाया? नहीं,
किसको दे दिया? विभीषण को। विभीषण ने लंका चलाई। ठीक है, यही हमारे यहाँ परंपरा है कि जीतने के बाद भी अपने में नहीं मिलाना, उनके ही किसी को राजा बना के बिठाना। और इंग्लैंड में जीतने के बाद सब कुछ छीन लेना है, उनके किसी को कुछ नहीं देना। ये जमीन आसमान के अंतर है। तो फिलिप फ्रांसिस कह रहा है कि जब कॉन्क्वेस्ट कर लिया हमने तो सब कुछ हमारा हो गया, अब हम जैसे चाहें वैसे करें। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। ये है इन कनाडा रीजन टिल मिड 18th सेंचुरी। जरा ध्यान से सुनिएगा। लैंड टैक्स इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पैडी सीड सोल्ड बट पेड इन वॉल्यूम ऑफ राइस। मिड 18th सेंचुरी माने 18वीं शताब्दी के मध्य तक, कनाडा रीजन माने कर्नाटक, 18वीं शताब्दी के मध्य तक कर्नाटक में किसानों के ऊपर टैक्स कितना है? जितना बीज बोया उसमें से जितना चावल पैदा हुआ वो पूरा चावल टैक्स में देना है। बीज के मुकाबले उत्पन्न चावल जो वॉल्यूम में है वो आपको पे करना है। मान लीजिए 1 क्विंटल बीज डाला, चावल हो गया 100 क्विंटल, तो 100 क्विंटल आपको कर्ज वो ब्याज को उसमें देना टैक्स। कनाडा रीजन माने कर्नाटक। कर्नाटक को अंग्रेज कनाडा कहते थे क्योंकि उनको कर्नाटक बोलने में तकलीफ आती थी। और कर्नाटक को 2 हिस्सों में बांटा था, नॉर्थ कनाडा, साउथ कनाडा। नॉर्थ कर्नाटक, साउथ कर्नाटक आज वो कहलाता है। कनाडा रीजन में 18वीं शताब्दी के मध्य में ये टैक्स उन्होंने लगाया किसानों पर कि आप जो बीज बो रहे हैं उसमें से जो पैदा हो रहा है राइस, वॉल्यूम में आप पे करिए, उत्पादन वॉल्यूम में दीजिए। इतना भयंकर टैक्स, माने जो पैदा करो पूरा दे दो टैक्स। फिर आप खाने के लिए तो इसके आगे एक डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें अंग्रेज अधिकारी कह रहा है कि तुमको जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना ले लो इसमें से, माने तुम मरो नहीं, बस इतना ले लो, बाकी सब हमारा है, टैक्स इतना है। नेक्स्ट, इसके बाद परिणाम क्या हुए हैं? नेक्स्ट हाँ, 1 मिनट, ये पीछे और नेक्स्ट, आगे जा रहा है। हाँ, बस अब इसके बाद तीन स्लाइड छोड़ के 1, 2, 3। हाँ, लैंड द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल पेड इन मैनी केसेस। अंग्रेजों के आने के पहले ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, त्रावणकोर रीजन का है 6 नंबर, 6 है ना? हाँ, 6 नंबर। त्रावणकोर रीजन में अंग्रेजों के आने के पहले का ये दस्तावेज है कि कोई भी राजा कितना टैक्स ले रहा है, तो टोटल प्रोड्यूस के 5% से ज्यादा कोई राजा टैक्स नहीं लेता इस देश में। और त्रावणकोर का ये डॉक्यूमेंट मिला है तो इसलिए यहां पे डाला है। अंग्रेज ने क्या किया है कि जितना पैदा हो रहा है पूरा टैक्स में दे दो आप, और अंग्रेजों के आने से पहले सिर्फ 5% टैक्स। तो परिणाम क्या है? नेक्स्ट इसके आगे इंडियन पीजेंट। अब जब इतना टैक्स लगाया जाएगा तो परिणाम क्या निकलेगा? 2 परिणाम निकलेंगे। किसान मरेंगे क्योंकि पूरा उत्पादन टैक्स में देना पड़ेगा। तो किसान क्या करने लगे इस देश में कि जब आप पूरा उत्पादन टैक्स में ही दो तो उत्पादन ही मत करो, खेती ही मत करो। तो किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, और किसानों ने जब खेती करना छोड़ दिया तो वो जमीन सैकड़ों साल बिना खेती के पड़ी रही, और वही जमीन ऊसर और बंजर हो गई जो आज हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई है। अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में 1 स्क्वायर इंच भी ऊसर नहीं था, बंजर नहीं था। ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड है। एक भी जमीन ऊसर बंजर नहीं थी इस देश में, हर जमीन पर उत्पादन होता था। अंग्रेजों ने जब ये टैक्स कानून बनाया तब जमीन किसानों ने छोड़ना शुरू किया, क्योंकि आप उत्पादन करो तो टैक्स भरो, उत्पादन ही मत करो तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो जमीन छोड़ना शुरू किया, और जमीन छोड़ना शुरू किया तभी से किसानों में गरीबी, भूखमरी आना शुरू हुई, और इसके परिणाम 50 साल बाद इतने निकले कि 1 करोड़ किसान भूख से मर गए इस देश में।
19वीं शताब्दी की शुरुआत। इतना भयंकर इस देश में भूखमरी हुई है। अंग्रेजों के जमाने में जितने भूकंप आए, वो भूखमरी हुई है, वो बारिश नहीं होने से